क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत ज्ञानी इंसान जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, वो एक बावड़ी का प्रेत क्यों बन जाता है? आज हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कालजयी कविता ब्रह्म राक्षस की। यह कविता एक ऐसे बुद्धिजीवी की कहानी है जो अपने ही ज्ञान के बोझ तले दबा है और जिसे आज के समाज में सही मंच नहीं मिला। अगर आपको भी यह कविता कठिन लगती है, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए और आपको भी ये कविता आसान लगने लगेगी। तो ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ने से पहले हम इस कविता का सारांश जान लेंगे, जिससे कि कविता हमें याद होने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इस कविता की पंक्तियां क्रम में पूछ ली जाती हैं और जब हम इस कविता को इस प्रकार यानी कि एक कहानी के प्रकार से पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ आसानी से याद रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्म राक्षस कविता का सारांश। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की प्रसिद्ध फैंटेसी कविता है। इस पूरी कविता पर कवि की मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण या कोई भी ब्राह्मण आत्महत्या कर ले या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए तो वह प्रेत योनि में जन्म लेकर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। प्रस्तुत कविता में जिस ब्रह्म राक्षस की बात की गई है वह मार्क्सवादी विचारधारा का है। मुक्तिबोध की यह प्रमुख विशेषता रही है कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को अपनी फंतासी प्रतीक्षात्मकता से व्यक्त करते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा का भारत से अस्तित्व सनय सनय यानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोगों का अब उस पर मोह ही नहीं रहा। वर्तमान समय में भारतीय मार्क्सवादी विचारधारा को अपने तथा देश के लिए एक खतरा मानते हैं। आगे है, मार्क्सवादी विचारधारा एक सतत विचारधारा है जो अपने समय में तीव्रता से प्रवाहित हुई। तत्कालीन विद्वानों ने उसे अपने जीवन में उतारा तथा अन्य लोगों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। परंतु इस विचारधारा के समाप्त होने पर मुक्तिबोध के अनुसार उन्हें यह संदेह है कि जो विचारधारा संसार में अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा नवीन व समष्टि युक्त चेतना से पूर्ण थी तथा समानता की प्रतीक थी, वो समाप्त होने के कगार पर कैसे आ सकती है। तो ये रहा पूरे ब्रह्म राक्षस कविता का सारांश। कविता पढ़ने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेंगे। ब्रह्म राक्षस कविता चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 कविता संग्रह में संकलित है। यह फैंटेसी शिल्प में रचित एक लंबी प्रतीकात्मक कविता है। मुक्तिबोध की कविताओं में प्रारंभ में कथ्य के अनुरूप परिवेश की सृष्टि एवं उसके पश्चात कथ्य की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस बौद्धिक चेतना का बावड़ी का जल अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक है। इस कविता पर कवि की मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। अब हम आगे ब्रह्म राक्षस कविता पढ़ेंगे और आप लोग कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग इस कविता के क्रम को आसानी से लगा सकें। तो चलिए देख लेते हैं कविता में क्या है। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखाओं पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल विद्युत सतपुन्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगरले पुष्प तारे श्वेत उससे पास लाल फूलों का लहकता झौर मेरी वह कनेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर बाह छाती मुँह छपाछप खूब करते साफ फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्रोत कोई कुद्र मंतोचार
अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रमेयों तक कि मार्क्स एंजल्स रसल टैनवी की हिडेगर व स्पेंगलर छात्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घरी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प सारे श्वेत वे ध्वनियाँ सुनते हैं करौंदों के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कही जाती वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ वे एक आभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना पूंछ पैरों में व छाती पर अनेकों घाव बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी उग्रतर अच्छे से उससे अधिक अच्छे बीच का संगर गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्रवर्ण व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियाँ उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के संवर्तः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व व कोमल स्फटिक प्रसाद सा प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणितों की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए वह भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदलाव आया कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन में से हृदय मन और धन आविभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस। किंतु इन व्यक्तित्व में प्राणमय अनबन विश्वचेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से दिनों होता मिलन याद उस तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी के दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हुई हो गया वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई वह क्यों हुआ क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। आइए अब हम लोग एक दो कविता के कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिससे इसका पता चलेगा कि आप लोगों ने इस कविता को कितने ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहला प्रश्न है ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की कविता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए फैंटेसी, बी आत्मान्वेषण आत्मशोधन आत्मविस्तार, 3 लंबी कविता और 4 उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा
कि ब्रह्म राक्षस कविता उपर्युक्त सभी प्रकार की कविता है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनामिका, बी चांद का मुंह टेढ़ा, सी गीतिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा। आपका आज का लास्ट प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता संबंधित असत्य कथन है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की फैंटेसी शिल्प में रचित कविता है। ऑप्शन 2 ब्रह्म राक्षस यहाँ बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। ऑप्शन 3 कथ्य के अनुरूप परिवेश का निर्माण कविता की विशेषता है। ऑप्शन 4 यह कविता कवि के भूरी भूरी खाक धूल कविता में संकलित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका असत्य कथन है यह कविता कवि के भूरी भूरी खाक धूल कविता में संकलित नहीं है। यह कविता कवि के चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। तो दोस्तों, ब्रह्म राक्षस कोई डरावना भूत नहीं है, बल्कि वह प्रतीक है उस अधूरेपन का जो हर उस इंसान में होता है जो बहुत कुछ जानना चाहता है लेकिन समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। वह बावड़ी के भीतर बैठा अपनी गलतियों का सुधार कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। वह पागल नहीं है, वह परफेक्शन की तलाश में है। मुक्तिबोध हमें दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा समाज प्रतिभाओं को अकेलेपन की बावड़ी में धकेल देता है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये कविता समझ में आई होगी। हम सब के भीतर एक छोटा सा ब्रह्म राक्षस है जो कुछ बेहतर करना चाहता है। हिंदी शिक्षालय का उद्देश्य यही है कि आपके उस ज्ञान को सही दिशा मिले और आप JRF 2026 का अपना लक्ष्य हासिल करें। अगर आपको ब्रह्म राक्षस की यह पीड़ा समझ आई हो तो कमेंट में मुक्तिबोध जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे इस ज्ञान के सफ़र से। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।